बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे माज़रत कि कुछ मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी कि हमारा वो लेक्चर का सिलसिला कंटिन्यू नहीं हो सका और कुछ थोड़े से दरमियान में वीक्स ऐसे गुजर गए जिनमें मैं ट्रेनिंग आपको ज्वाइन नहीं कर सका, तो उसके लिए माज़रत। टुडे वी विल स्टार्ट अगेन द ट्रेनिंग सेशन और आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो वेल्थ और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन हम इंशाल्लाह ताला आज करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ही कैन रेज हैंड्स और मैं उसको इंशाल्लाह ताला रिस्पांस उसी वक्त देने की कोशिश करूँगा। वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है कि इंडिविजुअल की जो एज द एट द ईयर एंड उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं। और पिछली मरतबा जब हमने डिस्कशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए। आज मैं एक्सेल शीट के ऊपर उन्हीं बातों को आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली भी एक वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का एक्सपीरियंस हासिल हो कि प्रैक्टिकली वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बन रही होती है। अच्छा, 2000, say for the sake of argument, we are now to prepare wealth statement of 2020, and we usually have the data related to wealth statement of 2019. ठीक है, तो अगर हमारे पास डाटा मौजूद है, यूजुअल एसेट्स क्या होते हैं, किसी के पास लैंड होगा, ठीक है, से प्लॉट नंबर 1 है, किसी के पास फिर हाउस भी होगा, से उसने एक घर भी बनाया हुआ है, व्हीकल्स से उसके पास एक he has a Toyota, and then say he has another vehicle, say he has a Suzuki, another vehicle, say he has a Honda। ये तो फिक्स एसेट्स वगैरह हो गए। फिर घर में क्या होता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर होता है, फर्नीचर एटसेट्रा। इसी तरह जब आप किसी की वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके पास में भी कुछ गोल्ड वगैरह भी मौजूद हो, और उसके पास कुछ बैंक अकाउंट्स होंगे, बैंक अकाउंट्स 1, बैंक अकाउंट्स 2, गोल्ड होगा, बैंक अकाउंट्स होंगे, उसने हो सकता है कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको तो नीचे कर लेते हैं बैंक अकाउंट्स के अंदर। शेयर्स में उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, हो सकता है उसके पास कोई नेशनल सेविंग सेंटर अकाउंट्स उसके पास कोई हो। ठीक है, नेशनल सेविंग सेंटर में 2-3 किस्म के होते हैं, तो उनको भी मैं एलोबरेट करना चाहूँगा, तो थोड़ा सा मैं उसको ऐड करता हूँ। नेशनल सेविंग सेंटर में अक्सर हमारे पास बुजुर्ग हैं, किसी के पास आरआईसी होंगे, उसके बाद एनएससी में किसी के पास बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होंगे, फिर इसी तरह किसी के पास पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स होंगे। ठीक है, फर्नीचर हो गया, शेयर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गई। अच्छा, फिर कुछ एसेट्स इस किस्म के होते हैं, मसलन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर किसी ने पे किया हुआ है, किसी ने कोई प्रोविडेंट फंड किसी के पास है, बैलेंसेस किसी के पास है, एंड फाइनली वी हैव सम कैश इन हैंड। ठीक है, और कोई और एसेट्स मेरे जहन में आएंगे तो मैं ऐड करता जाऊंगा यहाँ पे। फिर देन वी मे हैव लेस लायबिलिटीज। हाँ, इसमें एक और ऐड करते हैं, रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रिसीवेबल्स, किसी को लोन दिया हुआ है, लोन टू, एडवांस टू। इसी तरह लायबिलिटीज हैं तो लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फ्रेंड, क्रेडिट कार्ड्स, कंपनी लोन्स, पीएफ लोन्स, ये मुख्तलिफ किस्म के लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये मुख्तलिफ किस्म के लोन्स हैं। तो जनरली जब हमारे पास किसी की वेल्थ स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो हमारे पास ये आइटम्स होते हैं जो किसी की वेल्थ स्टेटमेंट में अवेलेबल होते हैं। इन आइटम्स में क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं,
अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न बना रहे हैं किसी की, तो फर्स्ट टाइम रिटर्न बनाते हुए आपने ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी उस इंफॉर्मेशन से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो और उसने अगर पहले रिटर्न फाइल की हुई है तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आप अगर किसी ने पहले रिटर्न फाइल की हुई है तो ऑब्वियसली आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि जो पहले रिटर्न फाइल की हुई है वो उठाएं, और उस रिटर्न के एसेट्स को आप देखें कि एसेट्स उसमें क्या क्या आ रहे हैं, लायबिलिटीज उसमें क्या क्या आ रही हैं, और अपने क्लाइंट से पूछ लें कि यार इन एसेट्स में क्या क्या मूवमेंट है, और इन एडिशन टू दीज एसेट्स कोई और एसेट्स भी उसके पास हैं या नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये है कि अगर जिसने पहले रिटर्न फाइल की है, लेकिन हमारे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने, अब चूंकि फाइलर बनने का दौर शुरू हो चुका है ना, अब पाकिस्तान में बहुत थोड़े लोग फाइलर हैं। अभी 2-3 साल पहले तक 8 लाख फाइलर थे, अब 24 लाख फाइलर हो गए हैं, और ये तादाद बढ़नी है, बहुत ज्यादा बढ़नी है। और उनमें भी कई लोग फाइलर ऐसे बने हैं, लोगों ने बस नील की रिटर्न फाइल करके लोगों को फाइलर बना दिया। तो फाइलर बनने के लिए जो नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं या जिसकी आमदनी नहीं है, उसकी तो चले नील की रिटर्न फाइल कर दी जाए तो कोई मजायका नहीं है, क्योंकि नील की रिटर्न जाहिर सी बात है, जब कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो फाइलर बनने के लिए नील की रिटर्न फाइल की जा सकती है। लेकिन अगर किसी की इनकम है, वेल्थ है, तो उसकी प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, पता लगता है पिछली रिटर्नों में सारा कुछ गलत हुआ हुआ है, उसको आपको करेक्ट करना पड़ता है। सो टू मेक दोज करेक्शंस, आपको फिर जाहिर सी बात है क्लाइंट से डाटा वसूल करना है। तो अगर आपने प्योरली पहली दफा डाटा लेना है, तो आपको पहली दफा डाटा लेने के लिए आपको क्लाइंट से मांगना क्या चाहिए? आपको क्लाइंट से मांगना चाहिए प्रोवाइड। आप क्लाइंट से मांगे एसेट्स एज एट June 30th 2019 एंड 2020। ठीक है, क्योंकि आप जो वेल्थ बनाने के लिए जा रहे हैं वो जाहिर सी बात है क्लोजिंग वेल्थ तो होगी, लेकिन आपको ओपनिंग वेल्थ भी चाहिए। वैसे तो हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन तमाम क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि अगर वो फर्स्ट टाइम वेल्थ फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर उनकी इनकम थी पिछले 5 सालों में, तो पिछले 5 सालों की भी इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट साथ बना के और मुकम्मल फाइल करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज अगर आप 2020 की सिर्फ रिटर्न फाइल कर दें, और जबकि पिछले 4 सालों में भी आपके पास इनकम भी मौजूद थी, वेल्थ भी मौजूद थी, और उसकी आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो टैक्स डिपार्टमेंट कैन ऑलवेज कम बैक और वो कह सकता है कि भाई आपने तो सिर्फ 2020 का हिसाब दिया है, 2020 से पहले जो आपके पास वेल्थ मौजूद है, इनकम मौजूद है, उसका आपने हिसाब नहीं दिया। तो उल्टा आप 2020 की रिटर्न फाइल करके और ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें, अपने क्लाइंट को एडवाइस करें कि भाई अगर आज आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और आपके पास पिछले सालों में भी इनकम मौजूद है, आपकी लायबिलिटी थी कि पिछले सालों को भी रिटर्न फाइल करते, तो आपको सारे सालों की रिटर्न फाइल करवानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं फर्ज किया सारे सालों की रिटर्न फाइल करवाऊंगा, तो मैं क्लाइंट से कहूंगा जनाब मुझे डाटा दे दें 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 और 2014 का। मैं क्लाइंट से कहूंगा कि जनाब मुझे एसेट्स प्रोवाइड कर दें जो एज एट दिस डेट थे, फिर ठीक है। और फिर मूवमेंट ड्यूरिंग एवरी ईयर इन एसेट्स, सेम अबाउट liabilities, and then for the year income and expense for each year। ये आपका अगर फर्स्ट टाइम क्लाइंट आया है और आप उसकी सारे पहली मर्तबा रिकॉर्ड सीधा करने के लिए जा रहे हैं, तो ये वो बुनियादी इंफॉर्मेशन है जो आपने क्लाइंट से रिक्वायर करनी है। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू शुड रिक्वायर फ्रॉम योर क्लाइंट एट द फर्स्ट इंस्टेंस इफ यू आर फाइलिंग द रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर योर क्लाइंट। क्योंकि जो पुराना क्लाइंट चल रहा होता है उसका तो आपके पास हिस्टोरिकल डाटा मौजूद होता है और वो उस हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस पे आप जाएंगे, लेकिन नए क्लाइंट से आप ये सारी इंफॉर्मेशन लेंगे जो फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने क्लाइंट नया है लेकिन रिटर्न वो पहले भी फाइल करता रहा है, तो फिर देन ऑब्वियसली द लास्ट फाइल्ड रिटर्न वुड बी योर बेस डॉक्यूमेंट। फिर जब आप ये बेस डॉक्यूमेंट ले लेंगे या ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, तो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आप डाटा बिल्ड करेंगे और रिटर्न बनाएंगे। तो ये तो था इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस। नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 2019 की रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है। ठीक है,
2019 की ऑलरेडी फाइल्ड है, उसके पास उस वक्त एक प्लॉट मौजूद था से वो प्लॉट जो उसके पास मौजूद है, इट इज अ 50 मिलियन वर्थ का प्लॉट है, ठीक है। उसके पास एक घर मौजूद है और वो भी से 100 मिलियन का घर है। गाड़ी उसने ली से 25 लाख की गाड़ी उसके पास मौजूद थी। सुजुकी एक और गाड़ी उसके पास, उस वक्त सुजुकी नहीं थी, होंडा नहीं थी। घर में फर्नीचर एंड फिक्सचर था, यूजुअली एस्टिमेट बेसिस के ऊपर होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो प्लॉट है, हाउस है, व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, ठीक है। यानी कब परचेज किया, कब उसकी यानी एक रजिस्ट्रेशन होती है। तो क्लाइंट के लिए भी आसान होता है कि वो आइडेंटिफाई करे और आपके लिए भी रिटर्न में डालना आसान होता है। लेकिन फर्नीचर का नहीं पता होता यूजुअली। मतलब मुझे अगर कोई घर में ये फर्नीचर पूछे कि यार ये बेड आपने कब लिया था, ये कुर्सियां आपने कब ली थी, ये फला चीज आपने कब ली थी, तो जनरली याद नहीं होता, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करने जा रहा है तो आप एक मोटा सा हिसाब लगा लें कि भाई किस किस्म का वो घर है, किस किस्म का वो आदमी है, और उससे एक मोटी मोटी सी डिस्कशन करके तो आप एक फर्नीचर का हिसाब लगा सकते हैं कि उसके घर में कितना फर्नीचर होगा। से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम 5 लाख का फर्नीचर लगा लेते हैं। गोल्ड, अगेन गोल्ड आपने ये याद रखना है कि गोल्ड का आपने ये जरूर पूछना है कि गोल्ड का ईयर ऑफ परचेज एंड उसका जो भी वेट वगैरह है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि गोल्ड की जो प्राइस है, गोल्ड का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोल्ड जब ख़रीदते हैं और जब बेचते हैं तो जेवर वगैरह के बेचने के ऊपर कैपिटल गेन आता है और उस कैपिटल गेन की टैक्सेशन होती है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ये फ्यूचर में आ सकता है अगर किसी को खुदा ना खास्ता जेवर बेचने की जरूरत पड़ जाए या कोई और मसला हो, तो ये गोल्ड के और आपको रिटर्न में रिफ्लेक्ट भी करना होता है कि कितना जेवर मौजूद है और उसका कितना वेट है। यहाँ पर मैं सिर्फ आसानी के लिए एक लमसम फिगर ले रहा हूँ 1 मिलियन की। शेयर्स, शेयर्स की इंफॉर्मेशन क्लाइंट आपको देगा। से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 8 लाख के शेयर्स आपके पास मौजूद है। अच्छा, एक सॉरी जब आपके पास क्लाइंट अपने एसेट्स की इंफॉर्मेशन देता है तो उस एसेट्स की इंफॉर्मेशन से आपको कुछ चीजें क्लिक करनी चाहिए। मसलन यहां पर मैंने कहा उसके पास एक हाउस है और एक प्लॉट है। अगर उसके पास से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं ऐड करता हूं कि यहां पर उसके पास एक हाउस नंबर 2 भी है। अगर हाउस नंबर 2 भी है तो दोनों घरों में वो खुद तो नहीं रह रहा होगा, ठीक है। तो आपके जहन में क्लिक करना चाहिए टू आस्क क्वेश्चन कि क्या दूसरा घर उसने रेंट पे तो नहीं दिया हुआ। तो ये आप जब वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो उस वक्त कोई ये क्वेश्चंस भी आपके जहन में आने चाहिए कि यार अगर ये कोई इंफॉर्मेशन वेल्थ के बारे में आ रही है तो इस इंफॉर्मेशन से मैं लिंक करूं कि उसकी कोई इनकम भी है, ताकि आप उसकी इंफॉर्मेशन को करेक्टली रिफ्लेक्ट कर सके इनकम टैक्स रिटर्न में। इसी तरह अगर वो कहता है कि शेयर्स हैं तो आपके जहन में ये साथ ही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, यार अगर शेयर्स हैं तो इसका डिविडेंड किधर है, ठीक है। क्योंकि डिविडेंड का अक्सर ये होता है कि थोड़ी अमाउंट होती है, माइनर अमाउंट होती है, या जैसे आज ही मुझे किसी ने रिटर्न दिखाई थी तो मैंने देखा कि इसके पास शेयर्स आ रहे हैं तो मैंने कहा भाई इसका डिविडेंड भी होना चाहिए, तो डिविडेंड वारंट्स आएंगे, डिविडेंड होना चाहिए। तो ये शेयर्स आपके पास किसी के रिटर्न में आपको नजर आते हैं तो उसका डिविडेंड, और दूसरा एक चीज देख लेनी चाहिए कि कोई कैपिटल गेन्स तो नहीं आ रहे डिविडेंड शेयर्स में। बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात लोग सेल परचेज कर रहे होते हैं, तो ये आप वेल्थ को मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ भी साथ साथ लिंक करते रहे। अगर किसी के पास नेशनल सेविंग सेंटर है, अच्छा ये बड़ी एक कॉमन एरर है बहुत सारे लोगों के रिटर्न में मैंने देखा है कि अक्सर वो दिखा रहे होते हैं कि जी हमारी नेशनल सेविंग सेंटर से इनकम आ रही होती है, और नेशनल सेविंग सेंटर में जो पैसे रखे हुए हैं वो वेल्थ में रिफ्लेक्ट नहीं किए होते। खासतौर पे जो बुजुर्ग होते हैं उनके रिटर्नों में अक्सर ये प्रॉब्लम आता है। आज भी मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आया कि वो उन्होंने इनकम तो दिखाई हुई थी, पैसे भी सारे लेजिटिमेट थे, कभी किसी जमाने में उन्होंने नेशनल सेविंग सेंटर में डाले थे, लेकिन वो पैसे उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किए हुए थे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर।
तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि अगर किसी कोई बंदा कहता है कि जी मेरे नेशनल सेविंग सेंटर में रिटर्न आ रहा है, तो फिर उस रिटर्न के ऊपर इसका मतलब है कोई वेल्थ में भी चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। या अगर किसी ने वेल्थ में दिखाए हुए हैं कि भाई मेरे RIC हैं, BSc हैं, PB हैं, तो इनके ऊपर फिर इंटरेस्ट होता है, इनके ऊपर कोई रिटर्न होता है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके जहन में आना चाहिए कि वो भाई इंटरेस्ट इनकम रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह अगर कोई बैंक अकाउंट है तो आपको ये चेक करना चाहिए कि सेविंग अकाउंट है, और अगर सेविंग अकाउंट है तो इसका इंटरेस्ट किधर है, और उसके मुताबिक आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, ये सारी मैं एज्यूम फिगर्स डाल रहा हूं ताकि अगली मैं रिकंसिलिएशन वाली साइड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस है, इस इंश्योरेंस को जो लोग पे करते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हुए यूजुअली ये होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम एक्यूमुलेट होता रहता है, और जब कोई शख्स के वो पॉलिसी का टाइम पूरा होता है तो उसके ऊपर उसके प्रीमियम के एवज उसको एक सर्टन पेमेंट मिल जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी एज एन एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए, जितनी भी एक्यूमुलेट हो रही है फिगर वो उसकी इंश्योरेंस की वहां पर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो है, देखें, अगर आप किसी की सैलरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस सैलरी के अंदर एक तो चीज ये है कि वो सैलरी में से कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है। तो अगर आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री करें तो क्या होगा, बैंक डेबिट, PF बैलेंस डेबिट, और सैलरी क्रेडिट। यानी अगर किसी की फर्ज किया 1 लाख रुपए आमदनी है, तो इस 1 लाख में से 90,000 रुपए तो उसके पास बैंक में आ गए, या हो सकता है कुछ टैक्स भी कट गया हो, मैं अज्यूम करता हूँ अभी कोई टैक्स नहीं कटा, और तो 10,000 रुपए का प्रोविडेंट फंड बैलेंस भी होगा। तो अगर डबल एंट्री के हिसाब से हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, आपने सैलरी तो यूजुअली लोग रिटर्न में दिखा देते हैं, बाकी पैसे बैंक में डाल देते हैं, लेकिन प्रोविडेंट फंड के बैलेंस को अक्सर लोग रिटर्न में दिखाना भूल जाते हैं। तो आपने प्रोविडेंट फंड के जो भी जो बैलेंस है विच रिफ्लेक्ट्स एम्प्लॉई पोर्शन, वो कम से कम आपने वेल्थ में लाजमी दिखाना है। अच्छा, इसका दूसरा ये है कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर या अपनी जो टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर सैलरी के साथ आप कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी दिखा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भी दिखा रहे हैं, तो उसको भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस में शामिल किया जा सकता है। उसको ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसे एक्यूमुलेटेड बैलेंस में शामिल कर दें, या आप उसे रिकंसिलिएशन में से एडजस्टमेंट दिखा दें और यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का बैलेंस रहने दें। रिसीवर्स, लोन्स टू, अगर आपने किसी दोस्त को, किसी फैमिली को कोई लोन वगैरह दिए हुए हैं तो वो आप डाल सकते हैं। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड किसी को याद नहीं होता। ठीक है, 30 जून पे मेरे पास कितना कैश था, 10,000 था, 15,000 था, बाद में वो बहुत कैश रिच होते हैं और उनके पास बहुत ज्यादा कैश होता है। तो कैश इन हैंड इज यूजुअली अ बैलेंसिंग फिगर। जैसे एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर होते हैं, तो इसी तरह कैश इन हैंड इज यूजुअली अ बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश इन हैंड आ रहा है तो यू शुड इन्वेस्टिगेट द रिसोर्सेज। लोन फ्रॉम बैंक से, अगर किसी ने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसको लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बाकी चीजें। अच्छा, एक चीज याद रखें, अगर कोई लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली दिखाना चाहता है या लोन फ्रॉम कंपनी दिखाना चाहता है, तो ये लाजमी है कि ये जो लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली है ये थ्रू बैंकिंग चैनल लिया गया हो। अगर लोन किसी फ्रेंड या फैमिली से लिया गया लेकिन वो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल नहीं लिया गया, तो उस लोन को फिर लॉ जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बना देता है। सेक्शन 39(3) के तहत वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाता है और उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी शख्स, मैंने अक्सर रिटर्न्स में कई लोगों को देखा कि वो रिटर्न को बराबर करने के लिए लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली डाल देते हैं। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली डालना जो है, रिटर्न तो बराबर हो जाएगी, लेकिन कल को ये लोन गले पड़ सकता है अगर इस लोन की ऑडिट ट्रेल थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये हमारे पास, अब ये अज्यूम मैंने ये किया है कि हमारे पास ये वेल्थ स्टेटमेंट मौजूद है 2019 की। ठीक है, तो 2019 की अगर वेल्थ स्टेटमेंट मौजूद है तो इस वेल्थ स्टेटमेंट को आप बेस बनाकर तो अगले साल अपने क्लाइंट की रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं।
उस वेल्थ स्टेटमेंट में ऑब्वियसली आप पूछेंगे अच्छा जी आपने अगर कोई एसेट्स की मूवमेंट आपको नजर आ रही है, प्लॉट 1 का क्या हुआ, हाउस नंबर 1 का क्या हुआ, इट इज इम्पोर्टेंट कि जो एसेट्स आपके मौजूद हैं आप जब क्लाइंट के साथ मीटिंग करें तो 1 बाय 1 हर एसेट के बारे में तसल्ली कर लें। बाज़ औक़ात अक्सर हमारे लोग जो है ना जल्दी कर जाते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा सर कोई एसेट सारे वही हैं या कोई चेंज हुई है, और क्लाइंट भी बाज़ औक़ात हाँ जी सारे वही हैं, बाद में याद होता है ओहो यार वो एक प्लॉट बेचा था उसकी जगह ये दूसरा आ गया, याद नहीं रहा था, या फला गाड़ी बेच दी थी याद नहीं रही। ठीक है, अभी मेरे पास एक केस ऐसा भी आया जिसमें एक क्लाइंट ने गाड़ी खरीदी। अच्छा, उसने गाड़ी की पेमेंट जो है वो जून में कर दी थी और रजिस्ट्रेशन जो है गाड़ी की जुलाई में हुई। तो वो टैक्स वालों ने उसे नोटिस दे दिया कि भाई ये गाड़ी आपकी खरीदी कब है, रजिस्ट्रेशन कब हुई है, वो डिफरेंसेस आ गए उसके अंदर। तो ये जो घर प्लॉट वगैरह क्लाइंट अगर आपको बताता है कि मैंने कोई हाउस खरीद लिया है, मैंने कोई प्लॉट खरीद लिया है, लोगों के अमूमन जहनों में ना लीगल डेट्स नहीं होती कि ये इसकी लीगल ट्रांसफर की डेट क्या है। तो अगर मैंने प्लॉट का कोई बयाना दे दिया है, कोई प्लॉट का एडवांस दे दिया है 30 जून से पहले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वेल्थ में वो प्लॉट के तौर पर नजर आएगा। अगर मैंने अभी एडवांस दिया है तो आप उसे एडवांस के तौर पर दिखाएंगे, और सब्सिक्वेंटली जब ट्रांसफर वगैरह प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर आप उसको दिखा सकते हैं कि जनाब अब ये प्लॉट आपकी मिल्कियत है। इसी तरह अगर आपने कोई गाड़ी खरीदने के लिए फर्ज किया 29 जून पे एडवांस दे दिया और गाड़ी की ट्रांसफर बाद में हो रही है, तो इट इज अप्रोप्रिएट, मोर अप्रोप्रिएट कि जब उसका लीगल टाइटल ट्रांसफर होता है उस वक्त वो गाड़ी आप अपनी वेल्थ में दिखाएं, उससे पहले आप उसे एडवांस के तौर पर दिखा दें। ठीक है। अच्छा, फिर अगर कोई क्लाइंट ये आपको बताता है कि यार ये मैंने प्लॉट बेच दिया, ठीक है, अब ये जीरो है, तो इसका मतलब है व्हाट शुड ट्रिगर इन योर माइंड, कैपिटल गेन आप, या लॉस, लॉस भी हो सकता है। तो आपको ये फिर क्लाइंट से पूछना है अच्छा भाई ये कितने का लिया था, कितने का बेचा था। फिर जब कैपिटल गेन ट्रिगर होगा तो उसके साथ आप ये भी देखेंगे उसने कितना पीरियड अपने पास रख के बेचा है। आजकल जो है वो 4 साल से कम के अंदर बेचें तो टैक्स लग जाता है, 4 साल के बाद बेचें तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन हो जाती है। तो ये सारी बातें फिर आपको गौर करनी है उसके ऊपर। इसी तरह फर्ज किया हमने हाउस जो है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, दोनों हाउसेज हैं और एक घर रेंट पे लगा हुआ है, एक रेंट पे नहीं लगा हुआ, तो उसको आप कंसिडर करेंगे रेंट का कितना। अच्छा, रेंट देखते हुए आप लोग कोशिश करें कि क्लाइंट से रेंट एग्रीमेंट जरूर लें। ये मैंने पहले भी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि रेंट एग्रीमेंट से आपको एक तो एक्चुअल रेंट का भी पता लग जाता है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसको भी टैक्स के लिए ऑफर करना होता है। जब जबानी रेंट पूछते हैं तो जबानी रेंट में बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, उसे याद होता है कि जनाब मैंने 90,000 रुपये रेंट ले रहा हूँ, पता लगा कि 90,000 तो फरवरी से शुरू हुआ था, उससे पहले तो 85,000 रुपये रेंट था। तो ये कोशिश किया करें कि क्लाइंट के साथ जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें तो आप उसके ऊपर उसकी चीज़ों को देख लिया करें, डॉक्यूमेंट कर लिया करें। वह टोयोटा उसने फर्ज किया गाड़ी बेच दी, गाड़ी बेच दी और उसके बदले एक उसने सुजुकी गाड़ी ले ली और एक उसने होंडा ले ली। ठीक है, तो अगर सुजुकी गाड़ी बेची है तो इसका मतलब है इसके ऊपर भी गेन आएगा या इसके ऊपर भी कोई ना कोई लॉस आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो गेन या लॉस है ये हमारे ओपिनियन में ये जो पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स के ऊपर आने वाला गेन ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है और इसका लॉस जो है वो क्लेमेबल नहीं होता। फर्नीचर एंड फिक्सचर में पूछ ले क्लाइंट से, अगर कोई एडिशन हुई है, फर्स्ट किया मैं यहाँ कहता हूँ 6 लाख की एडिशन हो गई है। ठीक है, गोल्ड एज इट इज रखा हुआ है, शेयर्स उसने कुछ नए खरीद लिए हैं। अगर शेयर्स नए खरीदता है तो शेयर्स नए खरीदने के ऊपर आपको ये सोचना चाहिए, ये चेक करना चाहिए क्या जो नए शेयर्स खरीदे गए हैं वो कोई शेयर्स जो हैं वो न्यू है, यानी उनके ओरिजिनल अलॉटी के तौर पर खरीदे गए हैं या मार्केट से खरीदे गए हैं। अगर एज एन ओरिजिनल अलॉटी है, अगर एज एन ओरिजिनल अलॉटी किसी ने शेयर खरीदे हैं तो ओरिजिनल अलॉटी का मतलब है ही इज एलिजिबल टू क्लेम टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अगर कोई एज एन ओरिजिनल अलॉटी शेयर्स खरीदता है तो इसका मतलब है ही इज एलिजिबल टू क्लेम टैक्स क्रेडिट, तो उसका आपने टैक्स क्रेडिट का ख्याल करना है कि उसका टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर लें। नेशनल सेविंग सेंटर, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, बहबूद सेविंग अकाउंट, अच्छा इसके इंटरेस्ट में ये याद रखें कि ये अब जो इस वक्त करंट रेट है इसके ऊपर 15% है। ठीक है, लेकिन टैक्स ईयर 2020 जो गुजरा है उसमें डिडक्शन जो होती थी ना वो 10% पर हो रही थी। तो अभी जब आप रिटर्न बनाएंगे तो उसमें ख्याल रखेंगे तो 5% एक्स्ट्रा टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। नेशनल सेविंग सेंटर, बहबूद सेविंग अकाउंट या पेंशन बेनिफिट अकाउंट, इसका आपने याद रखना है कि इसके ऊपर जो इनकम है मैक्सिमम
रेट जो है ना वो 10% है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो जब आप इनकी लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो 10% के हिसाब से कैलकुलेट कर, सॉरी 10% के हिसाब से नहीं, आप नॉर्मल स्लैब रेट्स पे कैलकुलेट करेंगे, बट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ बीएससी और 10% ऑफ पीबीए। यानी अब ये दोनों की टोटल अमाउंट जो है 10 लाख रुपया है, तो इन पे आने वाली जो टोटल लाइबिलिटी है इट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपया, ठीक है, विच इज द 10%। तो ये हो गया। इसी तरह बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पे आज 2020 के लिए आप याद रखें कि सेविंग अकाउंट पे जो चार्जिंग का रेट है वो 15% है, डिडक्शन का रेट 10% था। बैंक अकाउंट में फर्ज किया कि तुम बैलेंस कुछ तब्दील हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फर्दर पे कर दिया 1 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। प्रोविडेंट फंड का बैलेंस से 2 लाख रुपए हो चुका है। रिसीवेबल लोन्स जो हैं उसने वापस ले लिए। कैश इन हैंड, ये हम वैसे तो बैलेंसिंग फिगर डालेंगे लेकिन मैं फिलहाल एक फिगर डाल रहा हूँ। लोन फ्रॉम बैंक वगैरह ये सब हम कहते हैं कि जीरो है, पिछला लोन भी रीपे कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 258 मिलियन की वेल्थ पहले थी और 211 मिलियन की अब वेल्थ है। तो वेल्थ में एक बड़ा जो है ना डाउन आ रही है, वेल्थ टोटल बहुत नीचे चली गई है। 258 मिलियन की वेल्थ से 211 मिलियन है। तो अगर कोई ऐसा आपको नजर आता है कि यार ये तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक दफा दोबारा वेल्थ के ऊपर नजर डालें और देखेंगे कि मेजर चेंज कहां पर आ रहा है। अगर आप इस वेल्थ में देखेंगे तो आप देखेंगे आपको नजर आएगा कि उसने प्लॉट था अब नहीं है 50 मिलियन का, और हमने ये डिस्कस किया था कि प्लॉट बेच दिया है। अगर उसने प्लॉट बेच दिया, 50 मिलियन का प्लॉट उसने बेच दिया, तो भाई ये पैसा अब 50 मिलियन रुपीज कोई बंदा साल में खर्च तो नहीं कर देता। इसका मतलब है ये पैसा उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो अगर आपको इतना फर्क नजर आ रहा है तो आप फिर क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप उसे चेक करेंगे कि ये पैसा उसने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ पे एक्सपेंड किया है, ताकि अप्रोप्रिएटली रिटर्न में रिफ्लेक्ट किया जा सके। अदरवाइज तो ये नजर आ रहा है कि जनाब ये 47 मिलियन से वेल्थ कम हो गई है, ठीक है। से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि यार ये मैंने पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है किसी बैंक के अंदर या किसी प्रोविडेंट फंड के अंदर, सॉरी किसी नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट कर दिया या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो इन्वेस्टमेंट फिर आप रिटर्न में अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह के सवालात वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए करने हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारे पास है वो है वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब आप वेल्थ स्टेटमेंट बना लेते हैं, अभी मैं एक चीज यहाँ पे डाल दूं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसने ये पैसा जो है ना ये किसी को लोन दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है लोन दिया है तो उसका ये इंक्रीज इन वेल्थ आ गया, क्योंकि किसी को अगर लोन दिया हो तो ये लोन आपके एसेट्स में आ गया। ये जो इंक्रीज इन वेल्थ है, ठीक है, जब आप वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज इनकम, एक्सपेंस, इसके नतीजे में आपके पास नेट इनकम आएगी या नेट लॉस आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू इंक्रीज डिक्रीज इन वेल्थ। ये वेल्थ रिकंसिलिएशन है कि जो आपकी वेल्थ के अंदर मूवमेंट नजर आ रही है, जो आपकी वेल्थ, ये दोनों फिगर्स बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों फिगर्स बराबर होनी चाहिए। अगर वेल्थ में इंक्रीज आ रहा है, इसका क्लियरली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी आमदनी है 20 मिलियन, तो इट मींस कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं 7.1 मिलियन से ज्यादा के नहीं हो सकते, बिकॉज दीज टू फिगर्स नीड टू टाई अप। इन दोनों फिगर्स को आपस में टाई अप होना
जरूरी है। अगर ये दोनों फिगर्स टाई अप नहीं है तो जैसे बैलेंस शीट बराबर नहीं होती, इसी तरह अगर ये इंक्रीज इन वेल्थ इज नॉट इक्वल टू द नेट इनकम और नेट लॉस, तो इसका मतलब है कि आप कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं। ये वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड चीजों के ऊपर कल इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को हम मजीद डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हाफ एन आवर हमारा मुकम्मल हो गया, तो कल इंशाल्लाह ताला इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। किसी के कोई क्वेश्चंस है मीनवाइल तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। कोई क्वेश्चंस है किसी के? ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।